बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिन भर से हम लोग देख रहे हैं कि आज सुबह की हैदराबाद के चेतनापल्ली में पहले किडनैप, फिर रेप और फिर मर्डर जैसे तीन जुल्म करने वालों के लिए मुल्क में गुस्सा था और जुर्म के खिलाफ नफरत होना ये इंसानी फितरत में है। कल तक सड़कों पर, गलियों में, मोहल्लों में, चौराहों पर नारे भी लग रहे थे, कैंडल मार्च निकल रहा था। लेकिन आज जैसे ही ये खबर आई, उसी भीड़ में से आवाजें अब ये भी आ रही हैं कि ये कैसे हुआ, ये गलत है, कानून का काम कानून को करने देना चाहिए। कुछ लोग इसे अनार्की की तरफ ले जाने वाला कदम बता रहे हैं। हैदराबाद पुलिस की थ्योरी अगर देखें तो लगेगा कि उसने रेप के जुर्म की सजा नहीं दी, बल्कि पुलिस के लोगों को जख्मी करके भाग रहे मुलजिमों पर कार्रवाई करनी उसे पड़ी है, जैसा कि वो बता रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने रेप करने वालों को उनके जुर्म की, उनके जुल्म की सजा दे दी है, बल्कि उन्होंने जो कहानी बताई है, जो रखी अपनी बात, उसके मुताबिक ये लोग ऐसा करके भाग रहे थे, इसलिए हमें कार्रवाई करनी पड़ी। यह भी सच है कि इस मुल्क में पुलिस के एनकाउंटरों पर हमेशा सवाल उठे हैं और आज के एनकाउंटर पर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन दिशा पर जो जुल्म हुआ है उसने पूरी इंसानियत को शर्मसार किया था। सच तो यह भी है कि इस वाकये के बाद लोगों के दिलों को ठंडक जरूर मिली है। लोग सड़कों पर आकर जश्न मनाते भी दिखे, वो तस्वीरें भी हम लोगों ने देखी हैं, दुनिया के सामने है। लेकिन बड़ी बात यह है कि हमारे मुल्क का कानून, हमारा दस्तूर इतना मजबूत है कि हमें अपनी अदालतों पर भरोसा रखना ही होगा। और इस मुल्क में अदालतें ही तो हैं ऐसी जगह जहां से गरीबों को, मजलूमों को आस बंधी रहती है। अदलिया इंसाफ का मरकज है। इंसाफ का तराजू उठाए हुए औरत की आंखों पर पट्टी है। वो ना जालिम देखती है न मजलूम, बस इंसाफ करती है। तो हमें अपना यकीन बनाए रखना है। और जिस तरह से ये मामला पेश आया है, इसको लेकर भी अब जांच हो रही है। तो दोनों बातें हैं। तो मैं आज जो बात करूंगा उसी के दरमियान अपनी बातों को रखूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ रद्दअमल आए हैं। बहुत जो भी हुआ है बहुत भयानक हुआ है इस देश के लिए, क्योंकि आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। कानून में वैसे भी उनको फांसी मिलती, अगर आप उनसे पहले ही उनको बंदूकों से मार दोगे तो फिर फायदा क्या है अदालत के, फायदा क्या है पुलिस की, फायदा क्या है कानून के। फिर तो आप बंदूक उठाओ, जिसको भी मारना मारो। तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं हैदराबाद पुलिस को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने एनकाउंटर किया। अगर वो एनकाउंटर किए तो भी अच्छी बात है, अगर एनकाउंटर नहीं उन्हें जानकर अगर दिया है तो वो भी बहुत अच्छी बात है। मैम, हमारे कंट्री में भी ऐसा होना चाहिए जैसे अरब वगैरह में है, देखते ही आंखें निकाल दे, सीधा सर कलम कर दिया जाए रोड पे ही। क्या वजह से अगर ऐसा होता है रेप तो ऑन द स्पॉट वहीं पे उन्हें तुम गोली मार के खत्म करना चाहिए। हैदराबाद में जो एनकाउंटर हुआ है ये लाइव होना चाहिए। जिस तरीके से अरब कंट्री में जो लाइव होता है ना, जो तिहाड़ जेल में जो रेपिस्ट भरे हुए हैं, जो बाहर जो मन में इरादे हैं, वो देख के उनका रूह कांप जाएगा। जो पुलिस वालों ने एनकाउंटर दिखाया है उसके लिए तो उन्हें प्राइज मिलना चाहिए कि उन्होंने सही काम के लिए ऐसा अपनी हिम्मत दिखाई है। तो किया वो बस हो गया, इट जस्ट हैपेंड बिकॉज वो भागे। बट देखा जाए तो उनकी वो पनिशमेंट नहीं थी, को सीधा डेथ पेनल्टी दे दो इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। मतलब उनका गुनाह बहुत बड़ा था और उनको बहुत आसान तरीके से उनको मारा गया, तो उनको और टॉर्चर करके मारना चाहिए था। और उनको लोगों के हवाले अगर कर देते, जैसे आपने बोला कि यूपी में ऐसा किया था पहले, तो ऐसे लोगों के मन में डर फैलना चाहिए। पब्लिकली होना चाहिए था, लोगों ने एक साथ आके उन पे जस्टिस करना चाहिए था। फिर दूसरे के मन में थोड़ा तो डर जगता कि ऐसे हो सकता है, हम भी मर सकते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे रेपिस्टों के साथ यही होना ही चाहिए। उनके लिए न कोई कानून बनना चाहिए, न कोई सुनवाई होनी चाहिए। जैसे वो डायरेक्ट कोई भी काम कर देते हैं, जला देते हैं, मार देते हैं, वैसे उनको भी तुरंत ही मार देना चाहिए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, ताकि हम अकेले बाहर आना जाना हम लोग इतना दिक्कत हो गया कि डर लगता है कहीं कुछ हो न जाए, कहीं कुछ घट न जाए। तो हम बहुत खुश हैं इस घटना से, और जो होगा बहुत अच्छा। सजा देना चाहिए, जो थोड़ा टाइम लगाए लेकिन किए तो हम लोग को बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा कि हमारी घर की बेटियां निकलती हैं, पढ़ने जाती हैं, लेट होता है, सवेरे होता है, मन में डर लगा रहता है। ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा लगा। तो आपने देखा, सभी तरह के रद्दअमल हमने आपको सुनाया और लोग सड़कों पर उतरे, खुश हैं, ये भी हमने आपको दिखाया। लोगों को ठंडक तो मिली है। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि बहुत जल्दी इस तरह के मामले में ये चीज़ सामने आ गई, ऐसा हुआ। तो यहाँ से ये कई सवाल पैदा होते हैं कि क्या कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है? इस तरह के मामलों में और तेज़ी लानी चाहिए, उनको अटेंड करने में, उन पर कोई फैसला आने में, या उनको जिस तरह से टैकल किया जाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, इस पर मैं बात करूँगा, क्योंकि लोगों का जो रद्दअमल है वो आप देख ही रहे हैं किस तरह का आ रहा है।
लेकिन हाँ, हम इसका सपोर्ट भी नहीं करते, क्योंकि अगर इस तरह से हो जाए तो अनार्की फैल जाएगी। ये मैं बार बार कह रहा हूं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। अराजकता कहीं भी सही नहीं होती। 5 सवाल जिसके इर्द गिर्द हमारे चर्चा चलेगी। पहला सवाल है कि एनकाउंटर पर क्यों हो रही है सियासत, और इस तरह की सियासत की इस वक्त क्या जरूरत है, क्योंकि हर तरह की बात सामने आ रही है। दूसरा, इस तरह के मुकदमों पर सुनवाई, फैसला और सजा की डेडलाइन कब तय होगी, ये अहम सवाल है। इसी को लेकर के लोग आज खुश हैं, तो वो इसीलिए खुश हैं ऐसा लगता है। इंसाफ मिलने में क्यों हो रही है ताखीर, ये भी एक बड़ा सवाल है। शायद लोगों का रद्द-ए-अमल जो इस वक्त आ रहा है, आम लोगों का, वो इसीलिए इस तरह का आ रहा है जो आपको दिख रहा है। और मुजरिमों की जो जेलों में जो मेहमान नवाजी होती है, वो क्यों होती है, उससे भी लोग चिढ़े हुए हैं, नाराज हैं। आम लोग, आम आवाम, इस पर भी गौर खोज होना चाहिए। इतना लंबा वक्फा, 8-8, 10-10 साल, निर्भया के जो मुजरिम है वो कितने लंबे वक्त से जेल में हैं, और इसको लेकर के लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी है। क्या, 5वां सवाल, क्या ऐसे मामलों में ताखीर से टूट रहा है अवाम का सब्र, ये भी हम देख रहे हैं, और उनकी प्रतिक्रिया ये बताती है इस तरह के मामलों में। तो मेरे 5 सवाल ही हो गए, और मेरा जो पैनल है, आइए उनका तारुफ मैं आपसे करवा दूं। इस वक्त हमारे साथ बहुत अच्छे मेहमान हैं, और मेरे साथ संजय के चड्डा साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, और अक्सर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, और बहुत ही सुलझी हुई शख्सियत के मालिक हैं, और कानून के बेहद और आइन के बड़े जानकार हैं देश के। मेरे साथ इस वक्त अरफा खानम साहिबा हैं, आप भी सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील हैं, और प्रेसिडेंट भी हैं आप बढ़ते कदम NGO की। कल भी मेरे साथ थी जब हम लोग इसी मामले पर चर्चा कर रहे थे। और हमारे साथ माधवी अग्रवाल जी हैं, समाजी कारकुन हैं। माधवी जी, आपका खैर मकदम है। और रेणु भाटिया जी भारतीय जनता पार्टी की लीडर हैं, आपका भी खैर मकदम है। बात करते हैं संजय जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। लोगों का रद्द-ए-अमल तो आप देख ही रहे हैं, सियासी लोगों की मैं बाद में बात करूंगा, आवाम की बात करते हैं। ये रद्द-ए-अमल क्यों आ रहा है, हमें इसको समझने की जरूरत है। कानून पर तो भरोसा है, इस देश का आइन, उसमें दिए अख्तियारात और हुकूक सबसे बढ़कर हैं हम लोगों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आवाजें आ रही हैं इस वक्त, जो स्पॉट पर जो कहानी भी तेलंगाना पुलिस ने बताई, उसकी हिमायत, उसका समर्थन करते हुए लोगों का रद्द-ए-अमल क्या बताता है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि ये जो मुकदमा है और इस तरह के जो सूरत हाल हुई है, ये बड़ी कष्टदायक है, पहली बात, नंबर 1। नंबर दूसरी, जो सबसे अहम बात है, क्यों ये बात हुई कि क्यों आज लोग खुश हैं, उसका सबसे अहम कारण है इस जो हमारी जो कानूनी व्यवस्था है उसमें लगने वाला समय। इसका बहुत एक जायज एग्जाम्पल है निर्भया केस। निर्भया केस में 3 साल तकरीबन हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी है, लेकिन अभी भी वेट हो रहा है, और वो सरकारी मेहमान बन के बैठे हुए हैं। देखिए, ये लोगों को एक नजीर चाहिए थी। लोग चाहते हैं कि ये तमाम जितने भी लेकिन काम ये हैं, नजीर सही भी तो नहीं है ना, इसको बिल्कुल, आप नजर से देखिए, अगर आप नजीर सही देखिए, तो नहीं है। नहीं, नजीर तो वो होती कि कानूनन उनको सजा मिलती, बिल्कुल लटकाए जाते। मैंने कभी नहीं कहा कि ये तो नजीर शायद है। बेहतर होता। मैंने ये नहीं कहा कि ये नजीर है। उनको नजीर ये चाहिए कि क्विक डिस्पोजल ऑफ सच केसेस, इमीडिएटली अगर हुआ उसका ट्रायल हो, क्योंकि रूल ऑफ लॉ से हम लोग गवर्न होते हैं। इस तरह का उदाहरण चाहिए उनको कि 10 दिन में, 11 दिन में, 15 दिन में 30, और अजमेर का इंसाफ हो जाए। अजमेर का एक उदाहरण मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में बोला है कि 34 दिन के अंदर उसका निर्धारण किया गया, और मुस्लिमों को, उनको जो भी जुर्म थी सजा दी गई। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इस वजह से ये सारा रद्द-ओ-अमल आया है। तमाम लोगों के अंदर, जो दिल के अंदर एक इस कानून व्यवस्था जो कि टाइम, कानून के जानकार के तौर पर मैं आपसे पूछूंगा, दिक्कत कहां होती है, क्या प्रॉब्लम्स कहां क्रिएट होती हैं जिसके चलते इतनी लंबी ताखीर हो जाती है, और ऐसे केस में जो कि बहुत ही दर्दनाक हैं, भयानक हैं, और जिसको लेकर के ऐसा लगता है कि इस पर जल्दी फैसला आना चाहिए, जल्दी हमें इंसाफ मिलता दिखना चाहिए। डॉक्टर इमरान, मैं ऑनरेबल कोर्ट के तरीकाकार पर मैं यहां साफ कर दूं, कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं आपसे उन पेचीदगियों की बात कर रहा हूं, समझना चाह रहा हूं, एक कानून के जानकार के तौर पे जो आती है सामने।
देखिए डॉक्टर इमरान, मैं एक बहुत अहम बात पहले 2 लाइन की बोलूंगा। वो ये है कि 2012 निर्भया के उसके समय से लेके 13 में जो वर्मा कमीशन, उसके बाद जो कानून में अमेंडमेंट आए 13 में, 15 में, 18 में, सजा बहुत सख्त कर दी गई है। लोगों को अंदर इस चीज का खौफ बैठ रहा है धीरे धीरे। लेकिन क्या हो रहा है कि जो लोगों के सामने इस तरीके की नजीर नहीं आ पा रही, कि वो देख नहीं रहे कि अभी ये हुआ गलत काम और उसकी सजा अगले 3 महीने के अंदर उसको मिल गई, ऐसी चीज दिख नहीं रही। लोग हो रहे हैं प्रोग्रेस, बहुत सख्त सजा हो गई है, ये बात आपको ध्यान रखना। और कानून में कितनी तब्दीलियां आई हैं आप देखिए। पहले 7 साल की सजा होती थी, वो अब 20-20 साल की सजा है। सजाए मौत का भी उसमें प्रावधान 2018 में अमेंडमेंट किया गया। तो गैंग रेप के उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि अब कैसे जो स्पेशल कोर्ट्स हैं इनको बहुत बड़ी तेजी के साथ डे टू डे हियरिंग करके निर्णय देने हैं। और हमें इस तरीके का एक कानून बनाना होगा आज कि ये समय सीमा निर्धारित की जाए कि 30 दिन के अंदर इसका निर्णय होना, 6 महीने के अंदर पूरा ट्रायल और ये तमाम चीजें खत्म हो जाए। नंबर 1, हम रूल ऑफ लॉ से गवर्न होते हैं, ऐसा भी नहीं हो सकता। ये कानून है, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस पूरे विश्व में कहीं पे भी ले लीजिए आप, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस की रिक्वायरमेंट है कि जो भी एक्यूज है उसे पूरा ट्रायल, फेयर ट्रायल का हकूक है, अख्तियार है, उसको जाने को देखना है। और अगर वो नहीं होता तो वो जजमेंट गलत है। अगर वो नहीं लड़ रहा है, नहीं हो रहा, यहां तक कि एक वकील भी उसको प्रोवाइड किया जाता है कि आपको केस लड़ना है। तो आप देखिए कैसे हम इन तमाम चीजों को, एक सिस्टम है, उस सिस्टम को हम बाईपास या ओवर उसको रीच नहीं कर सकते। मैं साथ ही साथ आज की जो घटना है उस पर 1 मिनट जरूर बोलना चाहूंगा। अगर तो ये लोग बंदूक खींच के पुलिस की और सही में असलियत में भाग रहे थे तो ये जायज काम है। लेकिन 10 लोगों की पुलिस फोर्स, क्या इतनी पंगु पुलिस फोर्स थी, इतने वीक थे वो लोग कि वो अपने जो कि, और ये मैं तो ये एक बात और कहना चाहूंगा कि ये कस्टोडियन लोग थे, कस्टडी में थे ये लोग, तो ये कस्टोडियन डेथ भी हो सकती है। आज ये इंक्वायरी के इश्यूज हैं, हो गई इंक्वायरी, शुरू हो गई, इंक्वायरी के इश्यूज है, जुडिशियल इंक्वायरी, 3 इंक्वायरी होंगी इमरान साहब, 1 सेकंड में बताऊंगा। पहली इंक्वायरी होगी पुलिस अपने आप में कर रही है जिसका कोई इतना महत्व नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की 15 गाइडलाइंस के तहत नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक गाइड कर रही है। और तीसरी जुडिशियल इंक्वायरी होगी जो वहां के जज साहबान महोदय करेंगे। तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा जरूर, लेकिन अगर ये फेक इनकाउंटर है तो ये हमारी कानून व्यवस्था के ऊपर ब्लॉट है, धब्बा है। ठीक है, मैं इस पर आऊंगा और बात करने के लिए। अरफा खानम, आप भी एक वकील हैं, तरह तरह की सियासी बातें भी इसमें हो रही हैं और हर तरह की बात निकल कर आ रही है उन रद्द अमल को, और एक कानून की जानकार होने के नाते कैसे देखती हैं। और कल भी आप मेरे साथ थी, हम शरीयत के हवाले से भी बात कर रहे थे, मिल्लत के हवाले से भी बात कर रहे थे कि कम से कम हमारा मजहब क्या कहता है वही लोग समझ लें तो इस तरह की गंदी चीज़ों से दूर रहेंगे, वो भी कल हम बता रहे थे। तो ऐसे में आज ये हो गया, कैसे देखती हैं? सबसे पहले इमरान, मैं ये कहूँगी कि जो देश में हुआ, जो जिस तरीके का जघन्य अपराध हुआ, अमानवीय है, बहुत ज़्यादा शौक में था देश। और आज जब मैं सुबह उठी, जब हम लोगों ने ये न्यूज़ देखी तो हमें लगा कि 1 सेकंड के लिए तो लगा कि मतलब एक जस्टिस हो गया। लेकिन फिर दूसरे ही पल, क्योंकि मैं वकील हूँ तो एक दूसरा नज़रिया भी है, तो उस नज़रिए से जब मैंने देखा तो ये लगा कि अगर ये इनकाउंटर वाकई सही है और अगर ये इनकाउंटर हुआ है, अगर ये इनकाउंटर उस तरीके से नहीं, फेक इनकाउंटर नहीं है, अगर ये सही में इनकाउंटर है तो इस पे कई प्रश्न उठते हैं कि अगर ये फेक एनकाउंटर नहीं है तो आप ये देखिए कि हमारी सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह उठता है वो हमारी न्यायपालिका पे उठता है। क्योंकि अगर एक तरफ जहां देश खुशियां मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक ये सवाल न्यायपालिका पे, हमारी न्यायपालिका कमजोर हो जाती है। यहाँ पर बिना किसी सबूत के, बिना किसी जज के, बिना किसी कानून के, पुलिस वालों ने तो धज्जियां उड़ा दी कानून की। अगर ये फेक एनकाउंटर है तो धज्जियां उड़ा दी। अभी हम इसको फेक नहीं कह सकते, नहीं, जब तक जांच नहीं, मैं फेक में, अगर फेक है तो मैं बात कर रही हूँ। लेकिन अगर हैदराबाद पुलिस के बातों पर यकीन किया जाए तो उस मुताबिक नहीं, अगर उनकी तो फिर जस्टिस ही नहीं हुआ।
फिर तो जस्टिस कहाँ है? फिर तो मैं ये कहूंगी कि जस्टिस होना चाहिए था। तो ये लेकिन अल्फा जी कल आप ही थी मेरे साथ इसी प्रोग्राम में, आप कह रही थी कि हद हो गई, अब तो कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, ऐसे लोगों को तो फांसी पे चौक पे लटका देना चाहिए कानूनी प्रक्रिया के तहत। मैंने कभी नहीं कहा कि उनका एनकाउंटर हो जाए या उनका पुलिस वाले एनकाउंटर कर दे, कानून अपने हाथ में ले ले। मैंने ये नहीं कहा, कानूनी प्रक्रिया के तहत होना चाहिए था इंसाफ, तब इंसाफ होता। अभी इंसाफ नहीं है। मुझे कोई खुशी नहीं है कि मैं ये नहीं कहती हमें जस्टिस मिला है। आज भी हम अनसेफ हैं, आज भी हम वहीं खड़े हैं। नई निर्भया आ जाती है 2012 के बाद, आज 2019 से हम वहीं खड़े हैं। क्या बदला है? क्या सुरक्षा सिस्टम हमारे लिए कुछ बदल दिया है आपने? आप ये वही पुलिस वाले हैं इमरान, मैं एक बात बोलूंगी, ये वही पुलिस वाले हैं जिनको आज मिठाइयां और फूल बरसाए जा रहे हैं, और ये वही पुलिस वाले हैं जब एक बच्ची के साथ अगर कुछ हो जाता है तो सबसे पहले जब बाप अगर जाता है पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने के लिए, तो सबसे पहले जो यही पुलिस वाले उनसे क्वेश्चन करते हैं कि वो किसी के साथ भाग तो नहीं गई। 4 दिन पहले अरफा यही हुआ था, इसी बच्ची वही मैं बात कर रही हूँ कि 4 महीने हो जाते हैं, FIR नहीं लिखी जाती है। ठीक है, मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ, मैं भी आपकी बातों को समझ रहा हूँ। माधवी जी, ये तो वही बात हो गई अरफा जी या संजय जी जो कहना चाह रहे हैं कि चिट भी हमारी, पट भी हमारी। कल तक हम कहेंगे कि न्याय दो, इंसाफ दो, हैंग करो, ये करो, आप क्यों ऐसा? आज हुआ है जिस भी रूप में जो भी बात, या एक चीज पर या तो कायम रहे या फिर कहीं ना कहीं एक चीज को जस्टिफाई करें या सही ठहराएं, या फिर इमरान पुलिस का काम नहीं है न्याय देना। एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर आप कैसे देखती हैं इसको? अच्छा हुआ या पुलिस का जो तरीकाकार है सही हुआ? अब कम से कम खौफ बैठेगा, डर बैठेगा ऐसे लोगों पर कि भाई कहीं अगर ये फेक भी होगा, मान लीजिए ये साबित भी होगा कि फेक हुआ, तो भी क्या एक मैसेज, एक संदेश नहीं गया ऐसे लोगों को, ऐसी मानसिकता के लोगों को कि भाई पुलिस कभी ले जा करके इस तरह से भी कर सकती है? क्या इसको इसी रूप में देखें? देखिए, आज सुबह जैसे ही ये खबर हम लोगों ने सुनी तो सबसे पहले जो हम लोगों को लगा कि बहुत खुशी हुई, हम लोगों को लगा कि बहुत अच्छा हुआ जो भी हुआ, मतलब पुलिस ने एक तरीके से उनको सजा दे दी। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये जो उन्होंने सर्कमस्टेंसेस बताए हैं कि इस देश में सजा देना पुलिस का काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पुलिस ने जो सर्कमस्टेंसेस बताए कि वो भाग रहे थे और इस वजह से मारा गया, जाहिर सी बात है। लेकिन ये भी सच है कि कहीं ना कहीं जो इस तरीके के क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, उन लोगों के पास एक सीधा मैसेज भी गया है, इसको नकारा नहीं जा सकता। शायद यही वजह है कि लोग जो है खुशियां मना रहे हैं, लड़कियां जो खुश हो रही हैं, जो यंग लड़कियां हैं, वो सभी, हम लोग सभी खुश हुए कि एक मैसेज गया समाज में, देश में, लोगों में जिनके क्रिमिनल माइंड है, जो सोचते हैं इस तरीके का क्राइम करने के लिए कि उनके साथ ये हश्र हो सकता है, तो एक मैसेज गया। लेकिन बात ये भी है कि हर पहलू के दो, मतलब हर बात के 2 पहलू होते हैं। तो इसमें एक पहलू जो है वो कानूनी रूप से देखा जा रहा है कि जस्टिस नहीं हुआ, बिल्कुल सही बात है। देश की जो न्यायिक जो प्रक्रिया है उससे लोग इतने हताश हैं, शायद इसी वजह से, शायद जो लोगों ने आज जश्न जो मनाया, जो आज लोगों ने एकदम सामने खड़े होकर, इनफैक्ट उनके माता पिता भी ये बोले थे कि हमें न्याय मिल गया। माता पिता ने भी, मतलब उनकी पिता ने भी, उनकी बहन ने भी यही बोला कि हमें न्याय मिल गया। वही दूसरी तरफ बिल्कुल निर्भया की जो माँ है, हमारी बेटी के लिए भी बिल्कुल न्याय की हमें उम्मीद है। जी, निर्भया और निर्भया की माँ और उनके पिताजी दोनों इस बात का रोना रो रहे थे कि आज 7 सालों से वो जिस तरीके से अपने सर को टकरा रहे हैं जाकर न्यायपालिका में, और जिस तरीके से उनको सामना करना पड़ता है उन लोगों का जिन लोगों ने उनकी बेटी के चिथड़े किए, जिसकी वजह से पूरा देश जो है एकदम, मतलब इतनी बुरी स्थिति हो गई थी देश की, जो है चारों तरफ पूरे विश्व में उसकी वजह से जो निंदा हुई थी, वो आज तक 7 साल तक वो लोग जीवित हैं और उनके माता पिता को उनका सामना करना पड़ता है। और उन्होंने ये भी बोला कि हमें ऐसा फील होता है जैसे कि हम लोग कोई गलती कर रहे हैं। और ये ह्यूमन राइट्स की जो बात करते हैं, मैं इस विषय पे कहना चाहती हूँ, जिन लोगों ने इस तरीके के जो कांड किए हैं, जो लोग इस तरीके से लड़कियों को, छोटी बच्चियों को मार देते हैं, उनके साथ में इस तरीके से रेप, बलात्कार करते हैं, वो ह्यूमन राइट को समझते नहीं है। उनके लिए ह्यूमन राइट्स के लोग खड़े कैसे हो जाते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है। मतलब आप कह रही हैं सही हुआ? मैं यही कह रही हूँ। मैंने दोनों बातें बोली कि देखिए, एक तरफ तो ये मैसेज जा रहा है कि जो एक सीधा मैसेज गया इस तरीके के क्रिमिनल्स माइंड जो हैं, उनके पास मैसेज गया है खौफ बनेगा, अगर खौफ बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं मैं, जरा मैडम के पास चले जाऊं। रेणु भाटिया जी, आप तो एक सियासी लीडर हैं। मुझे आज ये बिहार के डीजीपी हैं गुप्तेश्वर पांडे, इन्होंने भी मीडिया से ऐसी बात कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की, वो मैं इसलिए आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो कह रहे थे कि
पुलिस क्या क्या कर लेगी, यहाँ पर समाज की भी जरूरत है, समाज की क़यादत करने वालों की, जो लीडरान हैं उनकी भी जरूरत है। ये भी समाज देखता है कि जब इस तरह के मामले होते हैं तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ये समाज उन लोगों को बचाने की कोशिश करता है। उन्होंने कहा पुलिस क्या कर लेगी, यही समाज है कि इस तरह के रेपिस्ट जब जमानतों पर निकलते हैं तो ये समाज उनको हार पहनाता है। ये भी एक सच्चाई है, लीडरान उनको जाके हार पहनाते हैं, दंगाइयों को, लिंचर्स को, इस तरह के लिंचिंग करने वालों को, इस तरह के रेप करने वालों को अपनी अपनी सियासी जातीय समीकरण को साधने के लिए। ये समाज की सच्चाई है, समाज को यहां पर सोचने की जरूरत है, ये वो कह रहे थे। इमरान उनकी बात में दम है, बिल्कुल ठीक कह रहे थे, क्योंकि सियासत करने वाले लोग इसी तरह की बातों को अपनी सियासत का एक जो है जरिया भी बना लेते हैं। कुछ दिनों तक मीडिया भी दिखाता रहता है बात, और आप आसपास के क्षेत्रों में भी उनकी इस तरह से मशहूरी होती है, ये वहां तक सीमित लोग हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों की सोच को की निंदा करती हूँ, शर्मसार हूँ इस बात के लिए कि जहाँ देश की बेटी के साथ इतनी घिनौनी हरकत होती है, इतना बड़ा अपराध होता है, वहाँ ह्यूमन राइट्स की बात भी आती है सामने और कानून की बात भी आती है। मैं बड़ा प्रैक्टिकल बात कहना चाहूँगी कि आपने इन 4, 5, 7, 10 दिनों में लगातार ये न्यूज़ हर चैनल पर चल रही है, बड़े छोटे सब जगह चैनल्स पर इसी विषय पर चर्चा है, और हर जगह सामाजिक कार्यकर्ता भी आ रहे हैं, एनजीओज भी आ रही हैं, एडवोकेट्स भी हैं, पार्टियों के लोग भी हैं। सभी लोग दो तरह की ही बात करेंगे। लेकिन आप इंडिया गेट पे आप देखेंगे, या जो आप 4 दिन पहले तक सभी जगह पर मोमबत्ती दिवस जो दिखा रहे थे, जो लोगों ने किया था, उसमें सभी लोग शामिल थे। वही सामाजिक कार्यकर्ता, वही पार्टियों के लोग, वही नेतागण सिर्फ एक ही बात को कहते हुए, ऐसे लोगों को चौराहे पर मारिए, ऐसे लोगों को ये। उनमें ह्यूमन राइट्स के लोग भी थे। अब ह्यूमन राइट्स की जो बात हम करें, अगर कानूनी पहलू से देखें तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर सामाजिक पहलू से देखें तो वो बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी दोस्त की, वो ऐसे लोगों के साथ खड़े भी क्यों होते हैं। तो आफ्टर ऑल पब्लिक जो है या सोशल लोग जो हैं, वो आंसर क्या चाहते हैं? सारी चीज सरकार से उम्मीद करना और फिर सरकार का सपोर्ट ना करना, और फिर उन्हीं लोगों को जो है दया करना कि ये बच्चा है, छोटा है। मैं अभी एक डिबेट पे थी यहाँ से पहले, वहाँ किसी का इंटरव्यू किया गया तो वो बताया गया कि ऐसे अपराध करने वालों की मम्मी और बहन भी मर्सी करने के लिए आ जाते हैं उन लोगों के पास कि हमें, हमारे बच्चे को माफ कर दीजिए, उनसे गलती हुई। अब यहाँ कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि उस लड़की की माँ का सोचा जाए, सुना जाए, उसकी बहन का सुना जाए, या उस लड़के की माँ और बहन का सुना जाए, क्योंकि वो भी महिला, वो भी महिला। तो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। फिर ह्यूमन राइट्स किनके साथ खड़ा होता है? तो ये बड़े सारे पहलू हैं इन बातों के। लेकिन सुबह पहली न्यूज़ सुनते ही मैं, पूरा ये पैनल मुझ समेत, या कहीं पर भी कोई लोग, चाहे कॉलेज की बच्चियां हो, स्कूल की हो, या किसी दुकानदार के यहाँ काम करने वाली लड़कियां हो, किसी इंडस्ट्री में काम करने वाली लड़कियां हो, सबके मुंह पर एक ही आवाज थी, बहुत ही अच्छा हुआ। वो सेकंड पहलू आ जाता है कि कानूनी पहलू तो इसका मतलब, हालांकि कानूनी तरीके तो इसका मतलब ये है ना कि वो तमाम बेटियां, वो तमाम महिलाएं, बच्चियां, वो समाज से त्रस्त हैं, समाज के इस दोगले रवैये से त्रस्त हैं कि उन लीडरान से भी त्रस्त हैं जो कहते हैं कि बलात्कारियों को फांसी दो। कई बार वो खुद ही इसमें इन्वॉल्व नजर आते हैं, उनके खुद के सीडी जारी हो जाते हैं, कभी वो बलात्कारियों को हार पहनाने चले जाते हैं। ये भी तो सच है। या मजहब के नाम पर सोशल मीडिया पर क्या मजहबबाजी होती है, आपने मजहब को भी, मजहब के नाम पर बलात्कारों का मजहब ढूंढ करके एक दूसरे को निशाना बनाया जाता है। आप सोचिए, यही तो एक शर्मिंदगी है कि ऐसे मौकों पर इसका मतलब वो लड़कियां, वो बच्चियां मजहब का इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं एक बच्ची को सुन रही थी, वो कह रही थी मुझे तो ऐसे लग रहा है कि वहां की पुलिस सिंघम की तरह काम कर रही है। तो ये एक उनका अलग नजरिया था। अलग अलग नजरिए जरूर होंगे, लेकिन ये परमानेंट हल नहीं है। ये परमानेंट हल नहीं। हमें ऐसा हल, हमें हमारी बने, ये किसी को मंजूर नहीं होगा। सरकार ऐसा प्रयास कर रही है कि दोनों सदनों में कुछ कानूनों में चेंजेस हों। जैसे महिला आयोग की जो अध्यक्षा है, राष्ट्रीय अध्यक्षा रेखा जी, उन्होंने मर्सी पिटिशन नहीं होनी चाहिए ऐसे मामलों में, उसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति जी को अपील भी की। जैसे हरियाणा गवर्नमेंट और एमपी गवर्नमेंट ने पहले एक रिक्वेस्ट की थी और कानून बनाया था कि 12 साल से कम की बच्चियों के साथ रेप होगा तो फांसी ही सजा है उनकी, कोई उसके अलावा बात
बात नहीं होगी। तो ऐसे कानून बहुत सारे पहलू, यही वो समाज है जो कि रेप के इल्जाम में जेलों में बंद बाबाओं के भी फेवर में सड़कों पर उतर आता है और जान लेने और देने के लिए तैयार हो जाता है। ये हालात हैं इस देश के, इस पर और बात करने की जरूरत है, इसके और भी पहलुओं को समझने की जरूरत है। अभी लौट रहे हैं।